सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। नए बजट की इम्प्लीमेंटेशन तो हो गई है, लेकिन इसके असरात अब बराह रास्त आवाम पर क्या पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम बात करते हैं जो हर घर की ज़रूरत है, यानी बिजली, जिसकी कीमत हर किसी की पहुंच से वक्त गुजरने के साथ साथ अब बाहर होती जा रही है। और इसके लिए शहरी अब सोलर सिस्टम पर कन्वर्ट हो रहे थे। तो हुकूमत ने पहले इम्पोर्टेड सोलर प्लेट्स पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दी, जिसे फिर रिएक्शन के बाद ऐवान बाला ने सिर्फ 10% की सूरत में मंजूर किया। अब जो सोलर पैनल आम सारिफ को 24,000 में मिलता था, उसमें 10% के लिहाज से 2,500 रुपये बढ़ चुके हैं और अब ये सार्फिन को 26,500 में मिलेगा। यानी हर एक ख़रीदार पर अब ये नया बोझ डल चुका है। और साथ ही बिजली की कीमत में कमी लाने का फैसला भी किया गया। 100 यूनिट वाले सार्फिन से 11 रुपये 69 पैसे के बजाय 9.8% कम करने के बाद 10 रुपये 54 पैसे वसूल किए जाएंगे। और फिर 200 यूनिट से ज़ायद जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उन पर पहले 100 यूनिट की कीमत 23 रुपये 59 पैसे से 5% कम करके 23 रुपये 44 पैसे, यानी बहुत ही माइनर सी ये कमी की गई है। दीगर तमाम कैटेगरीज के लिए भी बिजली की कीमत में फी यूनिट 1 रुपये 15 पैसे की कमी की जाएगी। और इसी तरह से बिजली के फी यूनिट की एवरेज कीमत तकरीबन 23 रुपये 75 पैसे से 31 रुपये 60 पैसे वसूल की जाएगी। तो अब ज़रा हम एक और अवामी ज़रूरत जो कि पेट्रोल है, जो हर एक शख्स की ज़रूरत है, उसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं, जिसकी कीमत में हुकूमत ने क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स यानी 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी लगाते हुए पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया है। और अब कुल 258 रुपये 43 पैसे में मिलने वाला पेट्रोल आज से आवाम को 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर में मिल रहा है, जो अगले 15 रोज़ तक अब इसी कीमत में मिलेगा। फिर मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की जो तादाद है वो तकरीबन 7.5 लाख से ऊपर है और डीजल से चलने वाले 10 लाख ट्रक्स भी इसके साथ मौजूद हैं। मजमूई तौर पर मोटरसाइकिलों की तादाद 3 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। और अगर एक बाइक 2 लीटर पेट्रोल भी जलाती है तो बाइक चलाने वाले को इजाफी 18 रुपये देने पड़ेंगे। और इसी तरह हर लीटर पर तकरीबन 9 रुपये बढ़ाने का मतलब ये है कि मज़ीद महंगाई होगी, क्योंकि इसका जो असर है वो हर एक चीज़ पर पड़ता है। अब ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या अपनी वेबसाइट्स पर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी ज़ाहिर है कुछ अच्छी खबरें नहीं है। और अब उनकी किसी भी खदमात या कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचने पर हुकूमत उनसे भी 18% जनरल सेल्स टैक्स लेगी और ज़ाहिर है वो इसको एंड कंज्यूमर पर मुंतकिल कर देंगे। और यह आपकी कोरियर कंपनी ही वसूल करके FBR में जमा कराने की पाबंद होगी। तो अब आपको अपने ऑनलाइन कारोबार को रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। सिर्फ वो लोग जो कोई चीज़ एक मरतबा ऑनलाइन बेच रहे हैं तो वो चाहे रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, लेकिन दोबारा अगर कुछ भी किसी को बेचना पड़ गया तो फिर रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाना होगी। अब वो तबका जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पिछले चंद सालों में पिसा हुआ है, यानी तनख्वाहदार तबका जो कि हर साल सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, सालाना 6 लाख कमाने वाले पर अब ज़ाहिर पहले की तरह फ़िलहाल कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 6 लाख से 12 लाख के लिए टैक्स की शरह को 1% रखा गया है। फिर 12 लाख से 22 लाख वालों पर जो शरह है वो 11% होगी। अब ये सालाना बात हो रही है। 22 से 32 लाख वालों पर जो 23% टैक्स अप्लाई होगा, 32 से 41 लाख वालों पर 30% और 41 लाख से ऊपर वालों पर 35% इनकम टैक्स लगाया गया है। जबकि 1 करोड़ तक जिन जो पेंशन है और ग्रेजुटी है उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से अगर ये तजावुज़ करती है तो उस पर भी 5% टैक्स आयद होगा। तो आज से पहले एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल और चैलेंजिंग थी, और अब ये नया बजट नाफिज होने के बाद जिसमें कई तरह के मज़ीद टैक्सेस आयद हो चुके हैं, इसमें क्या तब्दीली एक आम आदमी की ज़िंदगी में आएगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो अब बजट आज अनाउंस हो गया है। एक हाथ से आप लोगों ने रिलीफ दिया कि तनख्वाहदार तबके के टैक्स में पिछले साल की निस्बत माइनर सी एक कमी हुई है, लेकिन दूसरे हाथ से आप लोगों ने वो टैक्स वापस ले लिया। सोलर पर मज़ीद टैक्स लगाकर पेट्रोल प्राइसेस अब बढ़ चुकी हैं, उसका असर हर एक अशिया पर पड़ेगा, हर एक चीज़ पर पड़ेगा। महंगाई का एक नया तूफ़ान आ जाएगा। तो ये कैसे फ़र्क करेंगे गुज़िश्ता रोज़ में और आज, जबकि अब नया बजट अनाउंस हो चुका है? क्या तब्दीली आएगी एक आम आदमी की ज़िंदगी में? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एक आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आती है महंगाई की शरह से। वो बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो एक फैक्टर है। और उसमें अगर आप आज का नंबर देखें तो जो ये फिस्कल ईयर गुजरा है जुलाई टू जून 2025, इसमें तकरीबन 4.5% की महंगाई की शरह आई है। और ये कोई 9 साल के लो पे है महंगाई की शरह।
जो पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ, और इन्फ्लेशन बेसिकली 23-23%, 29-29% पे पहुंच गई थी, और एक आध 2 महीने में तो हाईएस्ट वो पहुंची है तकरीबन कोई 38% पे। मई 2024 में 23 में 38 पे गई। लास्ट ईयर अगर एवरेज नंबर देखें तकरीबन 23% का आया। आज हम 4.5% पे बैठे हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, महंगाई की शरह में कमी होना। और उसके साथ साथ जो है फूड की महंगाई जो है, जो फूड की प्राइसेस हैं, खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं, उनमें काफ़ी अशिया में डिक्लाइन भी नज़र आया। ऑल्दो बाद में फिर उनके यहाँ जो है एक चेंज नज़र आया और दोबारा बढ़ती उतार चढ़ाव चलता रहा, बट स्टिल जो लास्ट ईयर के मुकाबले में और उससे लास्ट ईयर के मुकाबले में महंगाई की शरह में, खासकर फूड की शरह में जो है वो डिक्लाइन भी नज़र आया है। और अगर आप ओवरऑल बात करें तो अगर शरह सूद की मैं बात करूँ तो शरह सूद आधी हो गई 6 साल के मुकाबले में, जो कि बिजनेस को फ़ायदा देती है और देगी। फिर टैक्सेस में कुछ कमी करने की कोशिश की गई है, खासकर सैलरी क्लास का, आपने बिल्कुल सही कहा। अब जो 1 लाख रुपए कमा रहा है सैलरी क्लास वाला, वो सिर्फ 500 रुपये टैक्स देगा। और इसी तरह से फिर अगली जो स्लैब्स हैं, जिस तरह से आपका टैक्स आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी और डिफरेंट स्लैब्स में आप जाएंगे तो 2-3% का फ़र्क आपको पड़ेगा, खासकर शुरू की और मिडिल की जो सैलरी स्लैब्स हैं। तो देखें, महंगाई की शरह में कमी होना, शरह सूद में कमी होना, ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर होना, कंफर्टेबल होना, और सप्लाई साइड बेहतर होना, फूड की कीमतों में थोड़ी कमी होना, और इसी में तो डिक्लाइन भी नज़र आया काफ़ी सारी चीज़ों में। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट देती हैं आम आदमी को। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये बात कहूँगा कि बहुत कुछ करना है अभी, बहुत चैलेंजेस भी हैं, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और हमें जो है सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। महंगाई को एक सर्टेन लेवल पे मैनेज करके रखना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है इकोनॉमी की, एक आम आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ताकि जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और बेहतरी ला सके। तो खुर्रम साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज ही बजट इंप्लीमेंट हुआ और आज ही हमने देखा पेट्रोल प्राइसेस की उसमें भी एक ह्यूज इजाफा हुआ है, 8 रुपये से ज़ायद का पर लीटर ये इजाफा। ज़ाहिर है आलमी मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड सामने आ रहा है। अब इसको गवर्नमेंट कैसे इस वक्त मैनेज करेगी, चूँकि जो टैक्सेस में आप लोगों ने माइनर सी कमी की है सैलरीड पर्सनस की, वो तो ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और ये कार्बन लेवी, इसकी सूरत में आवाम की जेब से तो ये निकल रहा है, चूँकि अब तो हर चीज़ ही महंगी होनी है। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप अभी नंबर देख रहे हैं, ये पिछले महीने के मुकाबले में महंगाई का नंबर स्लो हुआ है। पिछले महीने में 3.5% थी महंगाई की शरह। इस महीने जून का जो गया है, ये पिछला महीना, इसमें 3.2% रही। तो 0.3% की एक्चुअली जो है वो आप कहें कि रफ्तार में कमी हुई। तो आप जो बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, आप ये देखें कि उसका हाई नंबर क्या था, वो चेक कीजिएगा आप कि पेट्रोल का हाईएस्ट नंबर क्या था। वैसे तो हमें इन कमोडिटीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। 331 रुपये पर लीटर सारी जो दुनिया में प्राइसेस होंगी वो हमारे यहाँ भी होंगी, और सप्लाई साइड हमें बेहतर करनी है, डिमांड साइड एक सर्टेन लेवल पे होनी चाहिए ताकि ग्रोथ भी हो और सप्लाई साइड भी बेहतर हो। लेकिन आप पेट्रोल का नंबर अगर आप देखें, 331 रुपये का पेट्रोल गया था आज से कोई साल पहले या 1.25 साल पहले की बात करें, 331 रुपये का पर लीटर था, और ये 256-55 पे आके स्टेबलाइज हो गया था। ये अब बढ़ा है क्योंकि ईरान की वॉर हुई है और ऑयल आपका जो है वो बढ़ गया एकदम से। आपको भी पता है ये कि ईरान इजराइल की वॉर हुई, उसमें तेल एकदम से बढ़ा 11-12 डॉलर, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने नहीं किया, ये बहुत सारे कंट्रीज में जो कंपनियां होती हैं वो बाय करना शुरू करती हैं ज़्यादा, ताकि डर ये था कि ईरान जो है वो रास्ता बंद ना कर दे जहाँ से 20% दुनिया का ऑयल गुजरता है। अगर वो बंद कर दिया तो ऑयल की कीमतें $120 से भी क्रॉस कर जाती थी। ये खदशात थे, जिसकी वजह से आगे बढ़ के ऑयल जो है वो लिया गया, और ये ताकि जितना जल्दी हो सके ऑयल को हम सिक्योर कर लें और हमें जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ का सामना ना करना पड़ता है। बहुत सारे मुल्कों में आप देखें ये हुआ भी, आपके नेक्स्ट डोर मुल्कों में, ममालिक में आप देखें, खासकर यूएई और दूसरे मुल्कों में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें भी जब ऑयल की कीमत बढ़ी तो उसका एक आपको इम्पैक्ट आया है। अभी ऑयल की कीमत वापस आ गई है, तो इंशाल्लाह ये वापस भी आनी है, और कितनी आने वो ऑफकोर्स 15 दिन गुजरेंगे, उसके बाद एक एवरेज आता है, इंपोर्ट की कॉस्ट आती है, बहुत सारी इसमें निटी-ग्रिटीज़ हैं, वो रख के फिर जो भी एवरेज निकलता है वो पास ऑन किया जाता है। आपने देखा ये हुआ भी है। तो ये एक स्मॉल नीजक था जिसकी वजह से ही हुआ है, और ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ईरान की जो है वो
कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई थी, जिसका एक इम्पैक्ट आया। लेकिन खुरम साहब, अभी हमने देखा कुछ अर्से पहले जब ये $65 फी बैरल के अराउंड था, काफ़ी लोएस्ट साइड पर था, तो उस वक्त जो ड्यू रिलीफ था वो आवाम को नहीं दिया गया। उस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि जी हम पेट्रोलियम का रिलीफ रोककर बिजली की मद में देने जा रहे हैं। तो क्या वो एक दुरुस्त पॉलिसी थी? वो ड्यू रिलीफ जो कि पेट्रोल यूज़र्स को मिलना था उस वक्त वो रोक कर और फिर आपने किसी दूसरे सेक्टर को वो रिलीफ उधर आपने शिफ्ट कर दिया, तो उस वक्त आप नहीं समझते कि वो रिलीफ आवाम को? एक्सप्लेन करता हूँ जी। देखिए, बिजली की कीमत आप अपने घर का आपकी एक इनकम है महीने की, आप अपने घर का जरा चेक कीजिएगा बास्केट के, उसके अंदर आपको पेट्रोल पे खर्चा ज़्यादा आता है या बिजली की कीमत पे ज़्यादा आता है, या बिजली का बिल आपको ज़्यादा खाता है आपकी सैलरी? ये देखिएगा जरा, फिर आप खुद बताएंगे मुझे कि एक्चुअली जो अगर आप एक्स अमाउंट कमाते हैं तो उसके अंदर जो बिजली का बिल होता है वो आप ज़्यादा भरते हैं बनिस्बत पेट्रोल के खर्चे। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बास्केट में चीज़ होनी चाहिए उस पर हमें कम करना है ना, एक आम आदमी के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो पेट्रोल को भी कम किया गया है, ऐसा नहीं है नहीं कम किया गया। ऑफ कोर्स पीडीएल को कलेक्ट किया गया है, पीडीएल में कन्वर्जन किए ताकि टैक्सेस जो है वो बेहतर भी हो सकें साथ साथ, और यही फिर आगे जाके पास ऑन हो सकते इनकम प्रोग्राम में, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, पेट्रोलियम डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम किया जाए। तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पेट्रोल की कमी हुई और पेट्रोल भी थोड़ा पास ऑन किया और थोड़ा सा हिस्सा उसमें रख के बिजली की कीमतें कम कर दी गई, उसमें एक पोर्शन डाला गया, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी बास्केट के अंदर बिजली का जो पोर्शन है बिजली के बिलों का वो ज़्यादा है आपके खर्चों में बनिस्बत पेट्रोल का खर्चा। तो इसलिए उस खर्चे को कम करने की कोशिश की जाए जो सबसे बड़ा आपका हिस्सा बनता है बास्केट का, रादर देन ये कि छोटी छोटी चीज़ें की जाए उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर तरीका। तो खुरम साहब, इस बिजली की जो बास्केट में इंपॉर्टेंस है इस वक्त, उसकी आप भी समझ रहे हैं, लेकिन एक तरफ हुकूमत बिजली में रिलीफ दे रही थी और दूसरी तरफ सोलर पैनल्स पर आप लोगों ने 18% टैक्स लगाने का फैसला किया था। तजवीज़ तो 18 की थी, फिर रिएक्शन आया, फिर 10% लगाया। तो ये तजाद क्यों नज़र आ रहा है? एक तरफ आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जब लोग खुद सस्ती बिजली का इंतजाम कर रहे हैं तो रोक रहे हैं। पर्सपेक्टिव्स हैं, दो इनफैक्ट एंगल्स हैं इसके अंदर। एक ये है कि पहली बात ये है कि इम्पोर्टेड पैनल्स पे इसलिए टैक्स लगाया गया है ताकि लोकल इंडस्ट्री, लोकल असेंबलिंग को फ़रोग दिया जा सके, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और बेशक बहुत सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट भी होती हैं, यहाँ पे असेंबलिंग हो, यहाँ पे कुछ हो, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कोई एंगल बन सके जिससे हमारी अपनी इंडस्ट्री खड़ी हो सके। तो इसलिए बाहर से कोई भी प्रोडक्ट डंप करेगा या कोई भी प्रोडक्ट भेजेगा तो वो टैक्स भी अगर होता है या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती तो नेचुरली हमारे लोकल असेंबलर कभी भी खड़ा नहीं होगा। ये आप अंडरस्टैंड करते हैं इसको। दूसरा एंगल ये है कि जो टैक्स 10% लगा है वो 46% तक उसके जो चीज़ें होती हैं पूरे एक इकोसिस्टम में सोलर के, जब भी आप सोलर सिस्टम लगाते हैं उसमें 46% तक ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्ट होती हैं, तो वो 10% का इम्पैक्ट प्राइस में 5% से भी कम जो है कन्वर्ट होना चाहिए। सही। और यही कोशिश की गई है कि टैक्स भी एक रीजनेबल लेवल पे लगे, लोकल इंडस्ट्री को भी जो है वो प्रमोशन मिले और प्राइस भी ना बढ़े। एक बैलेंस करने की कोशिश की गई। प्रिंसिपल ये कि लोकल इंडस्ट्री को फायदा हो, रादर देन ये कि बाहर वालों को बस फ्री छूट दी जाए और आके हमारे डंप करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद टू फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कोई भी हुकूमत अपने अवाम की तरक्की और बेहतरी के मंसूबों में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह देती है, क्योंकि किसी भी माशरे को बेहतर बनाने में ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। वफाक की तरह सूबाई हुकूमतें भी अवामी फलाह के लिए सेहत के सालाना बजट में बड़े मंसूबों और प्रोजेक्ट्स का ऐलान करती हैं। पंजाब की हम बात करें तो माली साल 2024-25 के सूबाई बजट में 539 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई थी, जिनमें तरक्याती मंसूबों में 15% इजाफे से 128 अरब रुपए से ज़ायद की रकम तय की गई थी, और गैर तरक्याती या ऑपरेटिंग मंसूबों के लिए भी 15% इजाफे से 410 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई थी। जबकि माली साल 2025-26 में मजमूई सेहत बजट को बढ़ाकर 630 अरब रुपए से ज़ायद कर दिया गया है, जिसमें अस्पतालों की रेनोवेशन और तरक्याती कामों के लिए 181 अरब रुपए, मुफ्त अद्वियात की फरामी के लिए 79 अरब से ज़ायद रुपए, जबकि सेहत इंश्योरेंस समेत दीगर झेली स्कीम्स के लिए 61 अरब से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। फिर सिंध में माली साल 2025-26 के लिए जो सेहत का मजमूई बजट है उसका वॉल्यूम 371 अरब रुपए से ज़ायद है, जिसमें गैर तरक्याती मंसूबों के लिए जो बजट है वो 326 अरब रुपए से ज़ायद तजवीज़ किया गया है। ये पिछले साल के 302 अरब रुपए से
8% ज़्यादा है और तरक्याती मंसूबों की तादाद 140 से 178 हो गई है और इसके लिए भी 45 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। पंजाब में सेहत सहूलत कार्ड 2020 से 2022 तक जारी रहा, जिसमें गवर्नेंस मसाइल सामने आए। कार्ड की महदूद कवरेज, इमरजेंसी और OPD शामिल ना होने की वजह से पंजाब सेहत कार्ड मकबूल ना हो सका, जबकि फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज और C-सेक्शंस के अखराजात भी पंजाब का सेहत कार्ड बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 50 लाख अफराद में से सिर्फ 93,000 खानदानों को ही पंजाब सेहत कार्ड मिल सका और वज़ीर सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हेल्थ कार्ड बदस्तूर काबिल इस्तेमाल है, जिसके लिए 25 अरब रुपए का फंड भी मुख्तस किया गया है। वज़ीर सेहत पंजाब के मुताबिक सेहत कार्ड में जो बीमारियां शामिल नहीं उनका भी इंदराज करने का प्लान है, जबकि ट्रांसप्लांट, डायलिसिस और दीगर बीमारियां भी सेहत कार्ड में शामिल की जाएंगी। जबकि फिर ज़रा सिंध की सूरत हाल पर हम नज़र डालें तो सिंध के तजारती मरकज़ यानी कराची में हम JPMC, NICVD और SIUT जैसे बड़े हॉस्पिटल्स तो देखते हैं, लेकिन अंदरूने सिंध सहूलतें महदूद हैं और इन इदारों में भी हमें सहूलतें काफ़ी महदूद नज़र आती हैं। चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो लोड इन पर बहुत ज़्यादा है। अगर सिंध में सेहत कार्ड का इजरा किया जाए तो ज़ाहिर है ये आवाम के लिए एक और आसानी ला सकती है। सिंध हुकूमत को ये भी चाहिए कि पंजाब की तर्ज पर एक जामे हेल्थ कार्ड पॉलिसी अपनाते हुए सिंध हेल्थ कार्ड का इजरा किया जाए, जिसमें इब्तदाई तौर पर सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी, OPD और मिड डे ट्रीटमेंट्स को ज़रूरी बनाया जाए। निजी अस्पतालों जैसे SIUT और NICVD और दीगर के साथ इश्तराक किया जाए तो आवाम को इस नई सहूलत के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की जाएँ और साथ साथ डिजिटल मैनेजमेंट से सिंध सेहत कार्ड को हर वक्त मॉनिटर करना भी मुमकिन हो सके। सिंध के पास सेहत बजट तो और सलाहियत भी मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि सिंध में मौसर और जामे सेहत कार्ड निज़ाम लागू किया जाए। इस सिस्टम से इलाज के अखराजात का बोझ कम होगा और वो ख़ानदान भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? बजट्स तो एलोकेट होते हैं लेकिन वो प्रॉपर इस्तेमाल क्यों नहीं होते, और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सहूलियात का फुकदान क्यों मुसलसल रहता है, शिकायत लोगों को क्यों रहती हैं? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सैयद मोहम्मद सोहेल साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि जो हर साल हम देखते हैं बजट तो अनाउंस हो जाता है, सरकारी अस्पतालों को शायद वो मिल भी जाता होगा, लेकिन वहाँ पर भी सहूलियात हमें नाकाफ़ी दिखाई देती हैं। और आबादी के एतबार से अगर हम बात करें ख़ासतौर पर कराची की, तो कराची में तो वैसे ही सरकारी अस्पतालों की बहुत ज़्यादा कमी है। इस शोबे में अभी मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखें, आपने जिस टॉपिक पे आप ये बात कर रहे हैं बड़ा गंभीर टॉपिक है, और अगर हम इसे सिर्फ सेहत तक लिमिट रखेंगे तो शायद बात समझ में नहीं आएगी। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बात को जिसका आपने भी जिक्र किया कि इस साल सूबाई हुकूमतों के सेहत के बजट बहुत बेहतर हैं पहले से। पिछले ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक एतराज़ हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट पे, उनका कम है, लेकिन हमें पता है 18th अमेंडमेंट के बाद जो रिसोर्सेज उनका फ्लो सूबों की तरफ है, सो अगर हम इनको जॉइंटली देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपने बहुत ज़रूरी और बहुत अहम चीज़ की तरफ निशानदेही की है कि अगर इतने सारे पैसे एलोकेट हों तो मसाइल क्यों नहीं हल होते। एक बात हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारे कुछ बुनियादी मसाइल हैं। बजट एक साल का तखमीना है, एक साल के एक्सपेंडिचर है, एक साल की इन्वेस्टमेंट है, और सिर्फ इस एक साल के रिसोर्स एलोकेशन से हम उन मसाइल का अहाता नहीं कर सकते जो पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क जो फेस करते हैं, और ख़ासतौर पे जब हमारा ताल्लुक डेवलपिंग कंट्री से। माजी में जाने के बजाय अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत यह है कि हम एक 5, 10, 15, 20 साल प्रोग्राम बनाएं और सिर्फ सेहत और तालीम यानी हेल्थ एंड एजुकेशन इसके गिर्द को रोटेट करें, और ईयर ऑन ईयर फिर एलोकेशंस को ट्रैक किया जाए कि वो मतलूबा नताइज दे रहे हैं कि नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जब हम एलोकेट करते हैं तो ये बड़े सेंटर्स यानी ये जो कराची है सिंध में या लाहौर है पंजाब में, यहाँ पर बहुत स्क्यूड है, चाहे वो रिसोर्सेज की एलोकेशन कहें, चाहे वो प्रॉब्लम्स का इर्तिकाज़ कहें, यहाँ पर बड़े लेवल के प्रॉब्लम है। मैं अमूमन कहा करता हूँ जाइगेंटिक प्रॉब्लम, बड़े प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, ये है क्यों? आप नोट करें कि एक आम शहरी आप और मेरी जैसा शख्स ये देखता है अस्पताल कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं। बुनियादी मसाइल यहाँ हैं नहीं, दरअसल बुनियादी मसाइल हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, कि वो मामला जिनका बुनियाद से ताल्लुक है, यानी मैं ये कहूँ आपको वैक्सीनेशन,
कहने को बड़ी सिंपल बात लगती है, लेकिन ये डिजीज प्रिवेंशन की बुनियादी कामों में से, खास तौर पे जो मुतअद्दी अमराज हैं यानी इन्फेक्शियस डिजीज, उनकी प्रिवेंशन में एक बहुत मेजर रोल है। और आपको और हमें पता है कि हम आज भी पोलियो से फाइट कर रहे हैं, हम आज भी मलेरिया से फाइट कर रहे हैं, हमारे बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज हो या नॉन इन्फेक्शियस, उसका बहुत बिग बर्डन है। तो फिर मसला हल कैसे होगा? गवर्नमेंट को उन फैक्टर्स को देखने की जरूरत है, और इस दफा मैंने देखा है कि हमारे सूबाई गवर्नमेंटों ने इस तरफ कुछ एलोकेशंस की भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी वो समाजी मसाइल जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो क्या है? सो न्यूट्रिशन मेजर एलिमेंट। हम न्यूट्रिशन की तरफ नहीं देखते। पाकिस्तान में स्टंटिंग बच्चों की 38% है। अच्छा, ये तो एवरेज नंबर है, हमारे सूबे से 50% है। ये बहुत बड़ा बर्डन है, कोई इसको देखता नहीं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 3% जीडीपी के इक्विवेलेंट इंपैक्ट है उसका, यानी वो जीडीपी पे नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। 3% जीडीपी, पूरे पाकिस्तान में 0.9% जीडीपी कुल हेल्थ पे स्पेंड हो रहा है। आप सोचिए कि स्टंटिंग के मसले को अगर हम अगले 5-10 साल में रिजॉल्व करें तो वो कैसे पे बैक करेगा, नंबर 1। नंबर 2, साफ पानी, सैनिटेशन, ये तमाम मामला जिन्हें हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं, एजुकेशन, अवेयरनेस, इस तरफ काम कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स की तरफ इन्वेस्टमेंट हो। सो आप देखें सिंध पंजाब दोनों जगहों पर आपको नजर आएगा कि बड़े अस्पतालों की भी एलोकेशन है। ऐसा यूटी है हमारे यहाँ, NICBD है, वहाँ पर वो कैंसर केयर अस्पताल की बातें हो रही हैं, या मेजर एक जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की बात हो रही है। ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है। अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर हम सफ़र में हों और कश्ती में सुराख हो जाए तो जाहिर है पहली ख्वाहिश क्या होगी हमारी कि हम वो जो पानी आ रहा है उसे हम बाहर फेंकते रहें। ये कहलाता है बड़े अस्पतालों का काम कि भाई बीमारी आ गई है, उसका इलाज करना है, लेकिन भाई इससे प्रिवेंट भी तो करना है। हाउ डू वी प्रिवेंट इट? अगर हम इसे प्रिवेंट करें तो इन बड़े अस्पतालों का बर्डन भी कम होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये 1-2 साल में होगा नहीं, इसलिए कि पूरी जनरेशंस लग जाती हैं सिस्टम को इंप्रूव करने में। सो मैं ये समझता हूँ पब्लिक प्राइवेट, आपने एक बात की कि हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से। सो देखें, गवर्नमेंट की कुछ बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं, हमें इसका इदराक करना चाहिए। हुकूमत के पास स्केल होता है सर, ये बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। नंबर 1, हुकूमतों के पास डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, ये फैसले करते हैं कि किनको हमने ड्यूटी फ्री करना है, किनको नहीं करना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। और तीसरी सबसे अहम बात ये, गवर्नमेंट के पास डायरेक्शन होती है, उसे पूरे मुल्क का जो वो अहता कर सकते हैं, प्राइवेट सेटअप हमारी तरह का नहीं कर सकता। सही। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की क्या खसूसियात है? प्राइवेट सेक्टर, मुझे इजाजत दीजिए ये बात कहने की, एफिशिएंट होते हैं, ये रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। सो अगर ये दोनों हाथ मिलाएं तो वो डायरेक्शन, वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और वो स्किल जो गवर्नमेंट के पास है, और विद एफिशिएंट सिस्टम इन अ प्राइवेट सेक्टर। तो सोहेल साहब, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मिलकर आप जो साथ चलने की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि चंद साल पहले एक सूबे ने सेहत कार्ड को अनाउंस किया और उसको वो लेकर आए, फिर पंजाब में भी सेहत कार्ड की अनाउंसमेंट हुई और वहाँ भी वो अभी तक किसी न किसी तौर पर चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर चूँकि ज़ाहिर है उसमें गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके अपना उस कार्ड के थ्रू इलाज करवा लेता है, तो ये इस तरह की कोई एफर्ट होनी चाहिए। ये कितनी एफिशिएंट है और सिंध में इसकी हमें कमी महसूस होती है, या इसके अलावा भी कुछ तजवीज़ हैं आपके पास? नहीं, देखें, आपने ये बहुत अहम बात की। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तमाम लोगों का एम होता है, तमाम गवर्नमेंट्स का एम होता है, डेवलप्ड वर्ल्ड में भी और डेवलपिंग वर्ल्ड में भी। और हेल्थ कार्ड उसकी तरफ एक बहुत रास्त कदम है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप हेल्थ कार्ड के जरिए ये एक्सेस देते हैं और लोग उन सहूलतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर ज्वाइन करके इस एफर्ट को किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर उस स्केल के मुताबिक सर्विसेज मुहैया करने के हिसाब से प्लान करेगा। सो अगर आप मुझसे कहें कि मुझे 10 लोगों को सर्व करना है, या आप मुझे कहें कि मुझे 1 लाख लोगों को सर्व करना है, ये बड़ा फर्क है। आज मैं 10 ही को सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान की आबादी की निस्बत से या नीड्स की निस्बत से। अगर मुझे शेक हैंड करना है किसी भी गवर्नमेंट के साथ उन सर्विसेज को देने के लिए, मुझे बड़ी स्पेशलाइज सर्विसेज देनी होगी। जैसे मैंने अर्ज किया कि गवर्नमेंट सेहत कार्ड देकर सबसे अहम सहूलत क्या देना चाह रही है कि लोगों को एक तसल्ली, जब आपको ज़रूरत पड़े सेहत की, किसी किस्म की भी इंटरवेंशन की, आपको पैसे की फिक्र नहीं करनी। लेकिन गवर्नमेंट को तो करनी है पैसे की फिक्र ना, कोई तो पे करेगा, अगर वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करे या गवर्नमेंट खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोवाइड करे। सो उस पैसे का एफिशिएंट इस्तेमाल करने के लिए ऐसे किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स, यानी क्या इंक्लूड होगा सेहत कार्ड में और क्या एक्सक्लूड होगा, क्या चीज़ गवर्न करेगी एक पर्टिकुलर एज के लिए और क्या शराइत होंगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करूं तो मैं कहूं कि इन एलोकेशंस को प्रिवेंटिव
प्रिवेंशन की तरफ कितना जाना है और क्यूरेटिव की तरफ कितना जाना है। यानी पहले हम डिजीज के आने से पहले के लवाजमात पर क्या खर्च करें ताकि बाद वाले अखराजात को हम कंट्रोल कर सकें। और ये बड़े स्केल पे, ये सिर्फ आखन अस्पताल या आखन हेल्थ नेटवर्क नहीं करेगा, ये मुख्तलिफ हेल्थ नेटवर्क, लेकिन एक बुनियादी किरदार देखने की जरूरत है, वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, यानी वो स्टॉक होल्डिंग नहीं रखते हो, वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ना इंक्लाइंड हो, वो इस बात की तरफ इंक्लाइंड हो कि हमने सर्विस करनी है नंबर 1, लोगों का मेयार जिंदगी इंप्रूव करना है नंबर 2, और इस काम के करने में अगर हमने किसी किस्म की भी कोई कमाई कर भी ली, वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्लॉबैक करना है उन सोसाइटीज में, ताकि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में हेल्प करें। अच्छा सोहेल साहब, ये प्रिवेंशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं, लेकिन उसमें एक परसेप्शन आजकल बना हुआ है खासतौर पर कोविड के बाद से कि ये जो वैक्सीनेशंस हैं इनको इस्तेमाल करने के बाद बड़े सिवियर इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ज़ाहिर होते हैं। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी कुछ हार्ट अटैक्स ऐसे हो रहे हैं जो जिनका एज ब्रैकेट 30 से 40 ईयर्स के इन बिटवीन है। तो ये क्या ये कुछ वैक्सीनेशन के इश्यूज़ हैं, ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्रिवेंशन कैसे की जाए एक सेफ़ और कॉशियस प्रिवेंशन के, ये जो एक परसेप्शन है इसका भी खात्मा हो सके, ये परसेप्शन है रियलिटी है, पहले तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है कंस्पायरेसी थ्योरीज जब से कोविड आया खासतौर पे, पहले भी थी लेकिन बढ़ गई हैं। लेकिन एक बात यह है कि हमें हर बात को किसी ऑब्जेक्टिव एविडेंस के तहत करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोविड आया और कोविड की वैक्सीन डेवलप हुई तो जो एक प्रोसेस इससे पहले डिफाइंड था वैक्सीन डेवलपमेंट का, उससे बहुत ज़्यादा फास्ट पेस किया गया, वी ऑल नो दैट। लेकिन वो नीड ऑफ द आवर थी। आपको हमेशा कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है, अगर आप ये नहीं करते तो बहुत ज़्यादा अमवात और कोविड की अपनी कॉम्प्लिकेशन से तो नहीं बचते। वैक्सीन्स की चाहे कितनी भी प्रॉपरली डेवलप वैक्सीन हो, हर दवा आप अगर कभी लिटरेचर उठाइए किसी भी दवा का, एक पैनाडोल की मिसाल दे देता हूँ मैं, उसके भी साइड रिएक्शंस हैं। देखना यह है कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट क्या है। कि मैं एक एक्सरे का टेस्ट कराऊं, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रेडिएशन का एक्सपोजर ना लूं, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत है और मेरे इलाज के लिए ज़रूरत है तो वो रेडिएशन का एक्सपोजर की कॉस्ट कुछ भी नहीं है। मैं कॉस्ट से मुराद रुपए की कॉस्ट नहीं कर रहा, हेल्थ के रिस्क की कॉस्ट कह रहा हूँ। वो रिस्क वर्सेस द बेनिफिट इट विल गिव, लेट्स से टू अ निमोनिया पेशेंट, टू अ टीबी पेशेंट, कोई शख्स तो मर जाएगा भाई, आप एक छोटी सी रेडिएशन की सेफ्टी के चक्कर में पड़े हुए। सो पहली बात तो ये कि मैं इसका बहुत सख्त मुखालिफ हूं जब ये कहा जाता है कि नहीं साहब इसी की वजह से, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि नहीं ऐसा है भी नहीं। होना क्या चाहिए, हम कहते हैं अपनी जबान में एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। सो फैमिली हेल्थ, फैमिली मेडिसिन, रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस, आई एम वेरी प्राउड कि हमारा इदारा इस पे बहुत काम करता है कि हमें हाथ मिलाकर पब्लिक बॉडीज के साथ, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर रिसर्चेस करनी चाहिए। बहुत लंबा अरसा लगता है रिसर्चेस के लिए, किसी बात को कंक्लूड करने से पहले एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस का होना जरूरी है। सो ये याद रखिए, वैक्सीनेशन दुनिया ने पिछले 50 साल में, 70 साल में देख लिया है, जितनी प्रिवेंशन की गई है डिजीज की, पूरे के पूरे मर्ज एरेडिकेट हो गए। हम पोलियो से नहीं, हमारा छुटकारा हुआ, दुनिया का हो चुका है, कॉलरा का छुटकारा हो चुका है, देयर आर मेनी इन्फ्लुएंजा का, देयर आर मेनी अदर डिजीजेस जो कम से कम रिड्यूस हो गए। देयर आर कैंसर प्रिवेंशन डिजीजेस, आपको पता है कि सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन है, खास एज तक आप लें, देयर इज अ बिग कॉन्फिडेंस इंटरवल जो स्टडीज बताती हैं कि यू कैन प्रिवेंट दोस, एंड देयर आर मेनी अदर सच डिजीजेस। सो ये परसेप्शन है, मेरा ख्याल है पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, प्राइवेट सेक्टर, हुकूमती इदारे और सिविल सोसाइटी, इन्हें मिलकर हाथ मिलाना चाहिए और नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए कि देखिए साहब इसमें सच नहीं है, और अगर कुछ हो तो हमें मार्केट से विड्रॉ करना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम सब खेल में हैं कि हमारी तरह की सोसाइटीज़ या चेक एंड बैलेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक्सपायर्ड ड्रग्स, क्वालिटी ऑफ वैक्सीन, हुकूमती इदारे भी और प्राइवेट इदारे भी, देयर आर मेनी गुड एग्जांपल्स इन दिस कंट्री जो ये काम कर रहे हैं। स्केल अप करने की ज़रूरत है, प्राइमरी हेल्थ की तरफ जाने की ज़रूरत है, प्रिवेंशन की ज़रूरत है। प्रिवेंशन से आपने वैक्सीन का सवाल बड़ा जायज़ पूछा, देयर आर मेनी अदर, साफ पानी देना भी प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजी में आता है। आप बेसिक सैनिटेशन देना, हाइजीन, अच्छी ग़िज़ा, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ कोई ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, हमारी सिर्फ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेयरनेस और एजुकेशन। मैं अक्सर कहता हूँ और अपने उस्तादों से ये बात सीखी कि तालीम और सेहत को साथ लेके चलें। हमें ये ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ हमारे जैसे इदारे और बाकी तमाम इदारे हाथ मिलाकर उन प्रायोरिटीज़ को सेट करें। गवर्नमेंट को हम हेल्प करें, गवर्नमेंट हमें हेल्प करे, हमारी मदद से रीच आउट करने की कोशिश करें और एफिशिएंटली उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद सुहेल साहब, CEO आगा खान पटेल हमारे साथ मौजूद थे। सवालात और भी काफ़ी सारे इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है तो आने वाली किसी और नशिस्त में सवालात फिर सुहेल साहब के सामने रखेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की मईशत में टैक्स कलेक्शन का कलीदी किरदार होता है और इसी वजह से किसी भी मुल्क में टैक्स कलेक्शन की बुनियाद पर ही उस मुल्क का बजट बनाया जाता है। फेडरल बजट में भी टैक्स कलेक्शन को बड़ी अहम हैसियत हासिल है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने आदात को हासिल करने की पूरी कोशिश का भी मुजाहरा करता है। लेकिन चूँकि मुल्क में टैक्स को छुपाना एक मामूली सी और आम सी बात समझी जाती है और गैर रजिस्टर्ड अफराद को टैक्स नेट में लाने में हमने बड़ी वाज़ेह FBR की नाकामियाँ भी देखी हैं, तो इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। FBR हदफ में नाकामी पर आदाफ को तब्दील भी कर लेता है। माली साल 2024-25 में FBR 11,722 अरब रुपए की मजमूई रिकवरी कर सका है, जो रिव्यू शुदा यानी 11,900 अरब रुपए से भी 178 अरब रुपए कम रही है। FBR हदफ सबसे पहले 12,913 अरब रुपए रखा गया था, जिसको फिर रिव्यू करने के बाद 12,334 अरब रुपए कर दिया गया। फिर यह अंदाज़ा हुआ कि शायद ये भी बहुत ज़्यादा है और इसमें भी नाकामी होगी, तो इसके बाद एक बार फिर FBR के टैक्स कलेक्शन के हदफ को 11,900 अरब रुपए किया गया। जून के महीने में FBR का जो टैक्स हदफ था वो 1,667 अरब रुपए रखा गया था, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर कामयाबी नहीं मिल सकी। माली साल 2024-25 में टैक्स बढ़ाने के लिए 1.8 खरब रुपए के नए टैक्स इकदाम किए गए थे, जिसमें नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना, सेल्स टैक्स में रद्दोबदल, इंपोर्टेड अशिया पर टैक्स में इजाफा और नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम शामिल थे। मंथली बुनियाद पर टैक्स शॉर्टफॉल में इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च तक टैक्स रेवेन्यू में 703 अरब रुपए की कमी देखी गई और जुलाई से अप्रैल में रेवेन्यू में 821 अरब रुपए की कमी हुई है, जबकि जुलाई से मई तक 1027 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। अब इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में कमी ने टैक्स कलेक्शन को मुतासिर किया। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी FBR की कारकर्दगी खासी महदूद रही है। मुल्क की टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए मजीद अफराद और इदारों को टैक्स नेट में यकीनी तौर पर लाना होगा और साथ साथ FBR के इंटरनल ऑडिट को भी मजबूत करना होगा। लेकिन अगर हुकूमत ने संजीदा इक़दाम नहीं किए तो आइंदा माली साल भी टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अमायद अशफाक तौला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ उनसे इस पूरी सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानेंगे। तो अमायद साहब, अब ये हमने देखा पिछले साल का टारगेट नहीं पूरा हो सका, 2 बार रिव्यू हुआ, उसके बाद भी 178 अरब का शॉर्टफॉल, तो अगले साल का टारगेट कैसे पूरा होगा जिसमें पहले ही कोई 2000 अरब का इजाफा हो चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरबाब भाई। आपको याद होगा अरबाब भाई, आपके ही शो में मैं काफी दफा बोल चुका हूँ कि ये बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट था। मेरे हिसाब से तो ये एक नॉन स्टार्टर था, नॉट विथस्टैंडिंग जो इन्फ्लेशन की इन्होंने प्रोजेक्शन करी थी। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से टारगेट शायद मीट नहीं हो पाया। बट आई थिंक मेरे हिसाब से इन्होंने एक उसूल होता है बिजनेस का कि नेवर कीप ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। आई थिंक तो इनसे गलती ये हुई है कि ये बहुत ज्यादा इन्फोर्समेंट मेजर्स पे रिलाई कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल इस मईशत में इतनी जान थी कि ये इन्फोर्समेंट मेजर्स के जरिए इतना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे जितना ये लोग बोल रहे थे। आई थिंक जो है अब जब रिजल्ट सामने आया तो शायद इनको भी जब ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे अंदर खाते, तो शायद इनको भी अंदाजा होगा कि ये बहुत ज्यादा इन्होंने ओवरली रिलाई कर दिया था इन्फोर्समेंट मेजर्स पे। इस मईशत में इतनी जान थी नहीं और इसकी अक्कासी इस बात से होती है कि आप देखें सेल्स टैक्स का जो टारगेट है 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल आया है। 4.9 ट्रिलियन का टारगेट था, 3.9 ट्रिलियन उन्होंने अचीव किया है। तो जब मईशत का पहिया चलेगा ही नहीं, कंजम्पशन होगी ही नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स की मद में किस तरीके से लोग जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना। तो हमारे साहब ये इन्फोर्समेंट पर अगर नहीं जाए तो फिर ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? कुछ स्कीम्स लाए रिटेलर्स के लिए, ताजिर दोस्त स्कीम, तो उसमें खुद तो लोगों ने नहीं अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर किया, तो आखिर में एक ऑप्शन को रिफॉर्म्स का या उन रिफॉर्म्स को भी इन्फोर्स करने का ही ज़ाहिर इनके पास बचता है, वरना और क्या मेजर्स ले सकते हैं? देखिए ना, ताजिर दो स्कीम तो अरबाब भाई मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, इट इज अ नॉन स्टार्टर। और अब आप देख लें 50 अरब के टारगेट के अगेंस्ट लेस देन 50 मिलियन, 5 करोड़ से भी कम इकट्ठा हुआ है ताजिर दो स्कीम में। ये तो बिल्कुल ही पिट गई है स्कीम और ये शुरू दिन से बहुत इम्प्रैक्टिकल थी। चलें अब आई थिंक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो है गवर्नमेंट FBR जो है अपनी गलतियों से सीखे। जहां तक सर रिफॉर्म्स की बात आई, अभी हमारी पब्लिकेशन कुछ 1-8 घंटे में रिलीज होगी। हमने ये जो इन एलिजिबल पर्सन का एक कॉन्सेप्ट लाया, इस पर हमने एक बड़ा अच्छा टॉपिक ऑफ द मंथ डिस्कस किया। हमारी बजट कमेंट्री में भी हमने डिस्कस किया था कि ये इन एलिजिबल, और पहले हमने शुरू किया फाइलर नॉन फाइलर, फिर हमने शुरू किया एक्टिव टैक्स पेयर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, अब एक तीसरी जो है जंग आ गई है एलिजिबल और इन एलिजिबल पर्सन की।
अब मुझे एक बात बताएं, रिफॉर्म करना है तो आप सीधी सीधा जो है, जो शख्स, जो इंडिविजुअल जिसको रिटर्न फाइल करना है और वो नहीं करता, आप उसको सारी चीजों से रोक दें। ये क्या बात हुई कि जी मैं 5 करोड़ से ऊपर का घर नहीं खरीद सकता जब तक या तो मैं फाइलर ना हूं, या मैं उसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेटमेंट फाइल करके अब एफबीआर के ऑफिस में कमिश्नर की जो डिस्क्रेशन पे धक्के खाता रहूं कि जी मुझे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे दे प्लीज, मुझे घर खरीदना है या मुझे गाड़ी खरीदनी है। देखिए ये तो आपने उल्टा जो फाइलर इतने सालों से है उसी को ही जो है सजा दे दी है। जो नॉन फाइलर है वो तो वैसे ही पहली दफा रिटर्न फाइल करेगा, हो सकता है कोई आई डोंट नो फिक्टिशियस रिटर्न फाइल करके वो जो है वो कर ले। मगर आप मुझे एक बात बताएं ना कि एग्जिस्टिंग फाइलर की क्या गलती है कि जी आप उसका अगले माली साल का या ड्यूरिंग द ईयर उसकी आप एक तरीके से आप जो है उसका गोशवारे फाइल करने से पहले ही उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये किस किस्म का रिफॉर्म है? मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे। रिफॉर्म जो है प्रैक्टिकल होता है, प्रैग्मेटिक होता है और जिंदगी आसान बनाने के लिए होता है। यहाँ पे हम माजरत के साथ रिफॉर्म जो है रिग्रेसिव होता है और जो है ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसकी जिंदगी आवाजार और मुश्किल बनाने के लिए कर दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये 70 लाख का थ्रेशोल्ड है गाड़ियों का, अब इससे इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट सीधा सीधा जो एक हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं प्राइमा फेशियाई जो आया है वो ये है कि जी यूज्ड गाड़ियों की जो मार्केट है शायद वो ऊपर चली जाए और जो ब्रांड न्यू गाड़ियों की मार्केट है वो शायद नीचे चली जाए। अब मुझे एक बात बताएं ना, इस किस्म के टैक्सेशन मेजर्स कहाँ देखे हैं आपने दुनिया में कि आप जो है एक ही सेक्टर में दो सेपरेट सब मार्केट्स को, एक को आप फायदा दे रहे हैं, एक को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही। तो अभी कौन सा रिफॉर्म है? पिछले एक साल में भी ये टर्मिनोलॉजीज के नाम पर हमने ये यूजलेस रिफॉर्म्स तो देखे और उसी की वजह से शॉर्टफॉल भी ये सामने रहा। अब जब ये टारगेट को ये इन्होंने अपने कोई 18 to 20% इंक्रीज़ किया है तो ये शॉर्टफॉल तो ये अभी भी बरकरार रहेगा। ये वो जो एक विंडो है, वो बास्केट है, ये उसको कैसे फिलअप कर सकेंगे जब कोई ख़ास मेजर्स भी नहीं लिए? तो सर देखिए मेरे ख्याल से इनको जो है ना टैक्स रेट्स कम करने की जरूरत है, ना इस बजाय इसके कि ये बढ़ाते रहें। अब देखिए इन्होंने सर्विसेज सेक्टर पे भी 11 से 15% जो है बढ़ा दिया है टैक्स रेट, ठीक है। अब मसला ये है कि सर आप सर्विस सेक्टर वालों से पूछेंगे जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं उनका इतना मार्जिन नहीं होता कि जो है वो अपने ग्रॉस टर्नओवर पे 15% मिनिमम टैक्स दें, नहीं होता इतना मार्जिन, वो हमेशा ज्यादा ही आएगा और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कम ही आएगी। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, अगर आप टैक्स रेट कम करें और जो है फैसिलिटेट करें इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लीगल टेक्नोलॉजी हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, इन सबको लाएं, कंपटीशन क्रिएट करें, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है सर्विस सेक्टर की उसको कम करें, तो ऑर्गेनिकली रेवेन्यू बढ़ जाएगा सर। ऑर्गेनिकली रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिकली इन लोगों के पास टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। शायद इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है या उन्होंने शायद कभी कारोबार करा नहीं है तो उनको शायद इस वजह से समझ में नहीं आती है कि जी ऑर्गेनिक ग्रोथ से आपका जब एक बिजनेस, एक सेक्टर जो ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा आपका टैक्स रेवेन्यू अपने आप आ जाएगा, आपको मिनिमम टैक्स रेट को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत एग्रेसिव जब रिफॉर्म्स होंगे तो यही हाल होगा जो आज इनका हुआ है कि जो इतना बड़ा शॉर्टफॉल आया है। और आप देखें ना टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10.6 कहाँ इन्होंने टारगेट किया था, कहाँ 10.2 पे ये खड़े हुए, वो भी प्रोविजनल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इशफाक़ुल्लाह साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।